रहीम हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का हमारा डिस्कशन जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पहले तो ये देखा कि एनएलपी है क्या चीज़। इस पर हमने दो एग्जांपल लिए थे। एक मैनुअल का एग्जांपल हमने लिया था, जिसमें मैनुअल में हमने ये बात आपको बताने की कोशिश की थी कि मैनुअल हर चीज़ का होता है, चाहे वॉशिंग मशीन हो आपकी, माइक्रोवेव ओवन हो आपका, या फिर आपकी जो है कोई भी टीवी हो, हर वो चीज़ जो छोटे से छोटे हटा कि आपका शर्ट का भी जो है कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। यानी कि हर एक के साथ मैनुअल होता है। इसी तरह इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए भी एक मैनुअल है, चाहे वो अपना रिलीजियस बुक कहें या आप कुरान कहें या कोई भी कहें, कि आपको एक मैनुअल आपके पास मौजूद है कि इस तरह से आपको अपनी लाइफ गुजारना है। इसी तरह ये कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती हैं, कैसे एक्सेस होती हैं और किस तरह से हम चीज़ों को अखज़ करते हैं और उसके सिलसिले में हम लोग इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्लिकेट करते हैं, इसके लिए भी पर्टिकुलर हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे हम एनएलपी की ज़ुबान में जो है एनएलपी का मैनुअल हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन के सिलसिले में बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इंशाल्लाह हमने इस पर गुफ्तगू की कि न्यूरो का मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, फिर इसी तरह प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है, इस पर हमने कुछ चीज़ें कल गुफ्तगू की थी। सबसे पहले हमने ये बात पेश की थी कि इसमें आसानी से समझ में आने के लिए कि एक आदमी है, तो यहाँ पर आप देखें कि एक आदमी है यहाँ पर मौजूद है, वो आदमी इस वक्त यहाँ पर ठहरा हुआ है, यानी कि हर एक की ज़िंदगी का अब लम्हा जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं या ठहरे हुए हैं या जो भी कहें, तो वो लम्हा और उससे पहले जितनी भी ज़िंदगी हमारी गुजरी है, 20 साल 25 साल 30 साल, डिपेंडिंग ऑन हमारी लाइफ के हिसाब से 50 साल भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारी लाइफ में ये बहुत से बैगेजेस मौजूद हैं जो हम कैरी कर रहे हैं। पॉजिटिव बैगेजेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव बैगेजेस भी हो सकते हैं। मोस्टली नेगेटिव जो है हमारे होल्ड कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, जिसमें हमारे अपने नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव जज्बात हमारे हैं, और इसी तरह हमारे पास्ट फेलियर्स हैं, यानी कि लाइफ में जो भी हम स्ट्रगल करते रहे वो हमारे साथ हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं। फिर इस तरह हम देखें कि हमारी मेमोरीज़ हैं, पॉजिटिव मेमोरी, नेगेटिव मेमोरीज़, और इसी तरह मुख्तलिफ तरह के हमारे पास जो है ना बिलीफ्स हैं, जो हमारे जो है अपनी जिस चीज़ को हम सही समझते हैं वो बिलीफ हैं। ये तमाम चीज़ों को हम कैरी करते हुए अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। होता यह है कि नाव में जो कुछ हमारी फीलिंग्स आती हैं, जो कुछ हमारे इमोशंस आते हैं, इन इमोशंस का ताल्लुक़ इन मेमोरीज से, इन तमाम चीज़ों के साथ होता है। जो अच्छे इवेंट हो हमारी ज़िंदगी में, अच्छी मेमोरीज हो हमारी ज़िंदगी में, तो हमारा नाव जो है अच्छा रहेगा। अगर ख़राब हमारी ज़िंदगी में बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई हैं या लाइफ में हमने बहुत कुछ उतना नहीं किया जो कि हमें करना चाहिए था, या अच्छे हमारी लाइफ नहीं गुजरी है, तो उसके असरात नाव पर भी पड़ते हैं और फ्यूचर में भी पड़ते हैं जब हम अपने गोल सेट करते हैं, और किस तरह से हमारा सफ़र यहाँ से अब से लेकर के आखिर तक, पास्ट तक, फ्यूचर तक जाने में जो कुछ असरात होंगे उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ यहाँ से होता है। तो हमने कहा कि ऐसे बहुत से टेक्निक्स एनएलपी में मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप इस रोप को ख़त्म कर सकते हैं, और उसके सिलसिले में हमने एक दो झलक आपको दी थी कि किस तरह से हम इसको रीफ्रेमिंग के ज़रिए से और मुख्तलिफ तरीके से ये पास्ट को हम जो है ना लर्निंग के ज़रिए से इसको ख़त्म करके हम आगे फ्यूचर में जा सकते हैं। ये पहला एस्पेक्ट था जो हमने कवर किया था। इस दौरान में हमने बताया कि इसको ख़त्म करने के लिए या इसको ये करने के लिए 4 तरह के क्लाउड्स रहते हैं आपकी लाइफ में, या ये कह सकते हैं कि हम लाइफ में इस 4 तरह के क्लाउड्स में घिरे हुए रहते हैं हमारी लाइफ की। पहला क्लाउड ये रहता है कि हमारे पास नेगेटिव लर्निंग्स रहती है लाइफ में, या ये कह सकते हैं कि जजमेंटल अप्रोच हमारी लाइफ का ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हमारे लिए नुकसानदेह है। यानी कि जजमेंटल अप्रोच अगर हमारा है कि हर चीज़ को नेगेटिव थिंकिंग के साथ देखते हैं, नेगेटिव अप्रोच के साथ अगर हम हर चीज़ को देखते हैं, तो हम कामयाबी लाइफ में हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, उसके उलट ये करना है, बी लाइक ए चाइल्ड, यानी कि बच्चे की तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसके लिए पॉजिटिव लर्निंग अप्रोच होना चाहिए, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, हर चीज़ में लर्निंग करने का हमारे अंदर जज्बा हो, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को देने वाले बने, दुनिया से कुछ हासिल करने वाले बने। यानी एक बच्चा जो क्यूरियस होता है, बार बार जो है सोचता है, गौर व फिक्र करता है, चीज़ों को जो है एक्सपेरिमेंट करता है, उसको जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है, उस तरह की अगर हमारी कैफियत होगी, नेगेटिव लर्निंग प्रोसेस से, जजमेंटल पोजीशन से, यानी कि डाउट वाले अंदाज से बाहर निकल के हम जो है पॉजिटिव अंदाज में, पॉजिटिव लर्निंग अप्रोच हमारे अंदर हो, लर्निंग कर्व हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो,
तो फर्स्ट क्लाउड को हम कॉन्कर कर सकते हैं। ये जो गुब्बारा है जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है नेगेटिव लर्निंग का, या कभी भी कोई आदमी स्पीच दे रहा है, या कोई भी आदमी कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो, या कोई आदमी सीख भी बता रहा है आपको, अरे आपको क्या मालूम, अभी तो आप अभी बच्चे हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, या इस सब्जेक्ट में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। अगर ये हमारे जहन में ख्याल रहेगा तो कभी भी हम इस क्लाउड से बाहर नहीं आ सकते हैं। हमें ये करना है कि हर आदमी जो कि छोटा, इवन छोटा बच्चा भी है, उसे ABCD भी नहीं मालूम है, लेकिन उससे भी कुछ ना कुछ लर्न करने की मेरे अंदर जज्बा होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने का मेरे अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर ये होगा तो हम लाइफ में बहुत दूर तक जा सकते हैं, कामयाबी हमारे कदम चूम सकती है। ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। दूसरा क्लाउड जो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है वो हमारी लिमिटिंग बिलीफ है, यानी हमारे जो वो ख्यालात, वो थॉट, और वो जो हमारे किसी चीज़ को सही समझना, राइट समझना, वो लिमिटिंग बिलीफ है। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, या मैं जो है ना अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता, या फिर ये कि मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पास ये और ये चीज़ नहीं आ सकती। ये तमाम लिमिटिंग डिसीजन और लिमिटिंग बिलीफ होती हैं जो आदमी को रोके रखती हैं। इसके बजाय हमारे अंदर एम्पावरिंग बिलीफ हो, हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, हमारे अंदर बहुत सी चीज़ों को अखज़ करने और उसे सही डायरेक्शन में ले आने का जज्बा हो, तो लिमिटिंग बिलीफ से हट करके हम पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ में हम जाते हैं। किसी भी चीज़ को उसके रियल एस्पेक्ट से हटा करके जब हम देखते हैं तो हम जो है लिमिटिंग बिलीफ में जाते हैं। यानी कि एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वैसी ही अगर हम देखना शुरू कर दें तो हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम जो चीज़ें जैसी हैं उससे हटा करके, उसके सर्कमस्टेंसेस से या उसकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से हटा करके हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ आती है। अब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए, रिलेशनशिप को आप ले लीजिए, आप अपनी हेल्थ के लिए ले लीजिए कि बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई मैं फला चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा लाइफ में मैंने खा लिया, अब मुझे शुगर हो सकती है। ये हमारी लिमिटिंग बिलीफ है। हमने ज़िंदगी में ऐसी हरकतें की थी, अब जो है ना मैं अब सुधर नहीं सकता, ये मेरी लिमिटिंग बिलीफ है। तो हमें क्या करना है, इन लिमिटिंग बिलीफ को निकाल करके एम्पावरिंग बिलीफ अपने अंदर ले आना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें अनकॉन्शियस माइंड दिया है, जो हमारा तहतुश शऊर या लाशऊर दिया है, इसकी बड़ी अहमियत है। ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ये बहुत पावरफुल है। अगर हम इसका जितना मौसर इस्तेमाल करें, जितना इफेक्टिव अंदाज में इसको इस्तेमाल करेंगे, उतना लाइफ में ज़बरदस्त तब्दीली हमारी आ सकती है। तो ये सेकेंड हमारा जो है क्लाउड है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। थर्ड क्लाउड है वो है इनर कॉन्फ्लिक्ट। लाइफ में पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी जो है ना पेरेंटल लाइफ हो, या फिर आपका एजुकेशनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट या प्रोकास्टिनेशन से हमारी ज़िंदगी भरी पड़ी रहती है। और ये प्रोकास्टिनेशन और ये इनर कॉन्फ्लिक्ट इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है जो हमें 10 साल पीछे ले जाती है लाइफ में, 15 साल, 30 साल, 25 साल। हमारे पास बहुत से मुख्तलिफ क्लाइंट्स आते हैं जिससे हम जब इनर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। 30-30 साल, 25-25 साल के फैमिली इश्यूज़ हैं, या अपने पेरेंटल इश्यूज़ हैं, या फिर हम देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ का है, या अपने आप को एम्पावर करने के सिलसिले में, ऐसे बहुत से इनर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। इसकी बेसिक रीज़न ये होता है कि आदमी अपने वैल्यूज़ को समझ नहीं पाता है। जब आदमी अपने वैल्यूज़ को समझ पाएगा और वैल्यूज़ को रीअलाइन करने में कामयाब हो जाएगा तो लाजमन उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है। इसके लिए हम NLP में पार्ट इंटीग्रेशन के नाम से एक टेक्निक करते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होती है, जिससे जो है ना 20-20, 30-30 साल के जो इश्यूज़, मसाइल थे लाइफ के, वो ख़त्म होते चले जाते हैं। फिर चौथा क्लाउड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्लाउड पर असरअंदाज होने वाला ये क्लाउड है, और ये क्लाउड कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। जब हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है तो उसकी वजह से इनर कॉन्फ्लिक्ट आता है। नेगेटिव थिंकिंग हमारी होती है तो हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ आती है। नेगेटिव थिंकिंग अगर होती है तो हमारे अंदर नेगेटिव लर्निंग प्रोसेस, नेगेटिव लर्निंग कर्व हमारे अंदर पैदा होता है। तो इसके लिए जो है ना हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो ख्यालात का बहाव है, उसको सही डायरेक्शन देना, मुस्बत सोच अपने अंदर पैदा करना। मुस्बत सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना ये बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और ये पॉजिटिव थिंकिंग मुख्तलिफ टूल्स हैं NLP का, जिसमें से एक जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ओनिंग करना है हर वो प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम में भी आप शरीक हैं इसलिए वो प्रॉब्लम है। अब जब आप ये समझ जाएं कि हर वो प्रॉब्लम जो मेरे साथ एसोसिएट है, क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम का पार्ट एंड पार्सल हूँ, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट मेरे साथ है या वो प्रॉब्लम मेरे साथ है, तो आई हैव टू टेक दी ओनरशिप। मुझे जो है 100% उसकी ओनरशिप लेनी है, मुझे ओन करना है उसको।
उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ओन करना है, दूसरों पर उसे डालना नहीं है। जब हम रीजंस तलाश करने शुरू कर देते हैं लाइफ में, तो हम इस प्रॉब्लम में चले जाते हैं। ये आज कल की हमारी ये पूरी गुफ्तगू थी, इसको समराइज मैंने करने की कोशिश की। अगर आपको किसी को इस सिलसिले में सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी जी, पहली चीज़ तो उसमें बहुत से टूल्स आपको मिल जाएंगे, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। इंशाल्लाह हमारे पास जो है ना एक पूरा अगर आपने व्हाट्सएप में देखा होगा तो आपको एक पूरा एक चैप्टर है उसमें, 4 क्वाड्रेंट ऑफ लर्निंग के नाम से। वो एक टूल है। वो टूल अगर आप ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का हमारा एक्चुअल में जो 21 डेज का हमारा जो कोर्स है, उसमें पूरा 4 क्वाड्रेंट ऑफ लर्निंग बोल के एक टूल है, जिसमें होता यह है कि आपको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है हमारी पूरे चीज़ों को, जिसमें जो है एक कॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड है, कॉम्पिटेंसी है, इनकॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंस कहते हैं, और कॉन्शियसनेस और जो है अनकॉन्शियसनेस। ये इस तरह इसको डिवाइड करते हैं, और ये पूरी टेक्निक के ज़रिए से 4 क्वाड्रेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं कि किस तरह से हमारी लर्निंग को हम पॉजिटिव बनाएं, कि हम किस में मतलब ये कि फोकस हमारा यहाँ पर है, क्वाड्रेंट के इस हिस्से पर है, या क्वाड्रेंट के इस हिस्से पर है, इस हिस्से पर है। मैक्सिमम लोगों का फोकस यहाँ और यहाँ रहता है। इसको तफसील से अगर आप वो हमारा क्लिप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस पर आपका फोकस है, इन दोनों क्वाड्रेंट पर फोकस है या इन दोनों क्वाड्रेंट पर फोकस है। मैक्सिमम लोग जो है ना इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी ऑटो पायलट जो हमारा लाइफ है, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर आप ब्रश कर रहे हैं, दिन में कितने मरतबा, मतलब सुबह आपने राइट और लेफ्ट में कितने मरतबा ब्रश किया, किसी को नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि हम ऑटो पायलट में कर रहे हैं। तो अगर लर्निंग भी हमारी ऑटो पायलट हो जाए तो क्या होगा? ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, राइट। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लर्निंग को किस तरह से हम ऑटो पायलट में डाल दें। जिस तरह से हम ऑफिस को जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं? शुरू में हर सिग्नल को, हर चीज़ को देख करके जाते थे। अब ऐसा हो जाता है कि किसी सोच में हम गुम हैं और कब ऑफिस पहुंच गए हमको मालूम नहीं पड़ता है। ये इसलिए होता है कि हमने अपने आप को अनकॉन्शियस माइंड के हवाले किया, और अनकॉन्शियस माइंड हमको ड्राइव कर रहा है, हत्ता कि हम ऑफिस पहुंच जा रहे हैं, स्कूल पहुंच जा रहे हैं, कॉलेज पहुंच जा रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें ड्राइव कर रहा है, अनकॉन्शियसली हम ड्राइव हो रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव लर्निंग को अनकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाएं तो उसके रिजल्ट्स भी उसी तरह आएंगे जिस तरह मुख्तलिफ हैबिट्स के आते हैं। तो लर्निंग कर्व बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है जो हमें अपनी लाइफ में ले आने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आज जिस चीज़ पर हमें डिस्कशन करना है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उससे पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जैसे अभी मैं आप तमाम को कहूँगा कि आप एक काम कीजिए कि आप अपने आइज़ क्लोज करें, अपनी आंखों को क्लोज करें। कोई मैं बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं करने वाला हूँ, जस्ट मैं जैसा बोल रहा हूँ उसे फॉलो करें आप अपने आप को, ठीक है। अपने आंखों को क्लोज करें, क्लोज करके जो है ना इतना सुकून महसूस करें कि आपने लाइफ में कभी महसूस नहीं किया होगा। उतनी सुकून अपने अंदर पैदा करें और उस क्लोजनेस को अपने अंदर महसूस करें, और अपने आँखों के जो भी अतराफ में जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, आपके खलिए हैं, उन खलियों को जो है नरम करें और महसूस करें उस फीलिंग को कि आपको ज़बरदस्त महसूस हो रहा है, कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करें। हर मसल्स को, आइज़ के मसल्स को, उसके आगे फेस के जितने मसल्स हैं, सबको इतना रिलैक्स करें कि इसके बाद और ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर सकते। और ये रिलैक्सेशन को जो है होल्ड करें, उसको मतलब कंटिन्यू रिलैक्स करते चले जाएँ। और उसके बाद जो है ना अपने आप को महसूस करें कि हर वो चीज़ जो फेस के अतराफ में बहुत रिलैक्स है, और आप उस रिलैक्सेशन को बहुत होल्ड करें, ठीक है। अब आँख खोलिए। अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि किसने ये रिलैक्सेशन को किया? मैंने किया या आपने किया? मैंने तो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दिया आँख बंद करने के लिए, तो आपने बंद किया, राइट। मैंने कहा कि आपके आइज़ के अराउंड जितने मसल्स हैं उसको रिलैक्स करें, तो किसने रिलैक्स किया? आपने रिलैक्स किया, राइट। उस रिलैक्सेशन को होल्ड करने के लिए मैं बताया, तो किसने होल्ड किया उस रिलैक्सेशन को? आपने होल्ड किया। अब मैंने कहा कि ठीक है आप अपने आंखों को खोल दें, तो किसने खोला? आपने खोला। तो बेसिकली जो है ना लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज, यानी कि तब्दीली अगर आप चाहते हैं हम लाइफ में, किसी भी चीज़ में अगर हम लाइफ में तब्दीली चाहते हैं तो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर आदमी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो तब्दीली आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक बहुत मशहूर आपको वाक़या मालूम होगा, क्रैब की बकेट, राइट। क्रैब जो होते हैं ना,
खेकड़े जिसे कहते हैं, खेकड़े की बकेट का जो वाक़या है बहुत वाज़ेह है कि अगर आप एक बकेट है जिसमें खेकड़े डाले हुए हैं, और खेकड़े का यूजुअली कैसा होता है, खेकड़े एक दूसरे को पकड़ करके खींचते हैं। अगर खेकड़े एक दूसरे को छोड़ दें तो खेकड़े बाहर, बकेट से बाहर आकर के अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। इसी तरह हम जो है हमारी लाइफ की नेगेटिव चीज़ों को हम लोग जो है खींच करके रखते हैं। हम अपनी लाइफ की मुख्तलिफ नेगेटिव चीज़ों को खींच करके रखते हैं, जिसकी वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर हम अपनी लिमिटिंग बिलीफ को होल्ड करके रखते हैं, हमारी नेगेटिव लर्निंग अप्रोच को हम पकड़ के रखते हैं। अगर मैं छोड़ दूंगा, बच्चे की तरह मैं लर्निंग करूंगा तो लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में, या फिर जो है हमारे जो इक़दार हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। दुनिया जैसा जा रही है वैसा जाना चाहते हैं हम लोग। या फिर ये कि अगर हम अपने अंदर जो कैफियत होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको हम होल्ड करके रखते हैं। अगर पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच हमारे अंदर हो जाए, ख़यालात का सही बहाव हमारे अंदर हो जाए, तो हमारी तब्दीली लाइफ में ज़बरदस्त आ सकती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का मसला यही होता है। इसके दो बड़े फैक्टर हैं, दो चीज़ों की वजह से आदमी चेंज नहीं चाहता लाइफ में। एनी गेसेस क्या दो चीज़ें हो सकती हैं? अगर आपको अपनी क्रैप की बकेट से बाहर आना है तो दो चीज़ों की वजह से आदमी लाइफ में बाहर नहीं आता है। क्या है, अगर कोई बता सकते हैं मुझे? चैट बॉक्स में लिखें या अनम्यूट करके मुझे बताएं कि व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिसकी वजह से आदमी जो है ना वो उस बकेट में से बाहर नहीं आ पाता है, यानी अपने ही टांग पकड़ करके अपने आप को खींचता है। क्या दो चीज़ें हैं? किसी को याद है, किसी को मालूम है? सो शैल आई से दैट एज फियर? एब्सोल्युटली। द फर्स्ट पॉइंट इज फियर, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिकॉज ऑफ फियर नोबडी इज कमिंग आउट ऑफ देयर बकेट्स, राइट? दूसरा क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द नेक्स्ट वन? We do not want to make an approach to something new actually. हाँ, वी डू नॉट वांट टू अपोज समथिंग न्यू। नए चीज़ के लिए उसका डर है कि हम किसी चीज़ को अपोज करेंगे तो क्या होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको जेलसी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि लाइफ में ये बहुत ऐसी खतरनाक चीज़ है कि आदमी जब जेलस होता है ना, बहुत खतरनाक अप्रोच होती है। ये दो ऐसे एस्पेक्ट हैं लाइफ में, एक आदमी जेलस होता है, दूसरा फियर उसके अंदर होता है। तो ये दो लाइफ में तब्दीली ले आने के लिए, या बोल सकते हैं कि अगर आपको एम्पावरिंग बिलीफ पैदा करना है, पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करना है, वैल्यूज़ को परसीव करना है, या फिर इसी तरह जो है ना क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है, या अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को आदमी आगे बढ़ाना चाहे, तो ये दो बड़े हर्डल हैं। फियर ऑफ फेलियर्स हो सकता है, कभी कभी जो है ना फियर इसका होता है कि ये सक्सेस जो मैं अब तक हासिल किया हूँ, जो कामयाबी मुझे मिली है, ये कामयाबी ख़त्म ना हो जाए इसका डर रहता है। एक ये रहता है कि फियर ऑफ फेलियर रहता है, ये कामयाबी ख़त्म ना हो जाए इसका डर रहता है। फिर ये कि दूसरा आदमी जो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको उससे जेलस इंसान को पैदा होती है। ये दो बड़े फैक्टर हैं कि अगर हम इन दोनों को ओवरकम कर लें, फियर और जेलस को, तो हमारी लाइफ में ज़बरदस्त ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। अगर समझिए कि किसी भी एरिया, चाहे हेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप का एरिया हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स हो, या कोई भी चीज़ हो, कोई भी एरिया में आप अगर स्टक हैं तो यकीन जानिए इन दोनों में से कोई एक चीज़ है जो डोमिनेंट हो रही है। आइदर यू आर इन फियर और यू आर इन जेलस स्टेट। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ होती है जो आपको होल्ड करती है और पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जेलस से और फियर से बाहर आने का तरीका क्या है? कैसे हम फियर से और जेलस से बाहर आएं? इसका आसान मैं तरीका बताता हूं। अगर आज से अगर आप ये काम करना शुरू कर दें, आप एक डायरी लीजिए और उसमें जो है एफर्मेशन लिखें, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। आप यकीन जानिए जब आप शुक्र बजा लाना शुरू करेंगे, अल्लाह का शुक्र और ख़ुद जो आपको तमाम चीज़ें मिली हैं जो आपको, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। आपको जो भी अफर्मेशंस आपको आते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, उसको लिखना शुरू करिए, शुक्र बजा लाना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। तो इन दोनों चीज़ों से आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त तब्दीली आती है। एक छोटा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने भी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने इसको किया है, उनकी लाइफ में एक ज़बरदस्त तब्दीली आई। और इन दोनों का ताल्लुक आप देखें, फियर और जेलस का ताल्लुक किससे? फियर और जेलस का ताल्लुक आपके फीलिंग से है, जज्बात से है, इमोशन से। फियर इज आल्सो एन इमोशन
और जेलस इज आल्सो एन इमोशन। यानी कि फीलिंग्स, जज्बात जो है ना, ये आदमी पर इतना अपना कंट्रोल हासिल करती हैं कि आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है लाइफ में, राइट। तो इसके लिए इस दोनों चीज़ों को निकलने के लिए वो जज्बात होते हैं जो आपको कंट्रोल किए हुए होते हैं, वो फीलिंग्स होती हैं जो आपको कंट्रोल किए हुए होते हैं। तो इन फीलिंग्स और जज्बात की बुनियाद पर आदमी का एक चीज़ बनती है जिसे NLP की ज़ुबान में स्टेट कहते हैं। आप जैसे अभी इस आज के जो है हमारी जो वर्कशॉप चल रहा है, इस वर्कशॉप में आने से पहले किस स्टेट में आप थे? आप में से बेशतर लोग जो है ना ये क्यूरियोसिटी के स्टेट में थे होंगे कि आज नई चीज़ क्या मिलेंगी, कल 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको मिले थे, आज हमको क्या नई चीज़ मिलेंगी, इस स्टेट में थे होंगे। बाज़ लोग सोचे कि भाई ये फ्री सेशन है, कुछ देखेंगे, जज करेंगे, इन्होंने क्या बताना है वो समझेंगे और फिर छोड़ देंगे हम लोग। इस स्टेट में बाज़ लोग थे होंगे, बाज़ लोग हैप्पी स्टेट में थे होंगे, बहुत खुश थे होंगे, कुछ उनके जो है सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए गए थे होंगे, सिचुएशन ऐसी बनी थी होंगे, माहौल ऐसा बन गया था होगा जिसकी वजह से वो हैप्पी स्टेट में थे होंगे। बाज़ लोग जो है गुस्से के स्टेट में थे होंगे। अभी अगर आप किसी भी शख्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनको जो है ना आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप राइट स्टेट में रहें। किसी भी शख्स को, जैसे अभी मिसाल के तौर पर एक आदमी स्पीच दे रहा है, तो उसका मकसद क्या होता है, किसको इन्फ्लुएंस करना चाहता है वो? अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, ऑब्वियसली ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। जैसे अभी पेरेंट्स हैं, वो किसको इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे अच्छी बातों के जरिए से? किसको करेंगे वो? अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, राइट। रिलेशनशिप में शौहर और बीवी है, तो शौहर बीवी को इन्फ्लुएंस करना चाहेगा, बीवी शौहर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, तो मीटिंग्स में आप क्या सोचेंगे, आपका क्या ख्याल रहेगा? आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे। जो आपके कोलीग बैठे हुए हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस आप करना चाहेंगे उनको, राइट। तो इन्फ्लुएंस लाइफ में हर एस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस होता है। तो उसकी बुनियाद होती है आपका स्टेट, किस स्टेट में है। एक आदमी गुस्से में है और बीवी से बात कर रहा है, तो क्या होगा? इन्फ्लुएंस कर पाएगा, यकीनन इन्फ्लुएंस कर पाएगा, लेकिन नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। इम्पैक्ट जो पड़ेगा नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टेट नेगेटिव स्टेट है। तो नेगेटिव स्टेट है तो उसका असर भी जो है उसकी लाइफ पे नेगेटिव पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि किस स्टेट में है आप। हैप्पी स्टेट में है, पीसफुल स्टेट में है, आप जो है ना कंट्रोल्ड स्टेट में है, या एंगर में है, आप किस तरह के स्टेट में है? नर्वस हैं आप, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, इस स्टेट में है, जेलस के स्टेट में है, फियर के स्टेट में है, एंग्जाइटी के स्टेट में है। किस स्टेट में है वो डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे, आपकी एक्टिविटी पे, आपके इन्फ्लुएंस करने पर। अब आप देखिए, हम अपनी पूरी जिंदगी का जायजा लेंगे तो ऑलवेज वी आर देयर इन सर्टेन स्टेट, एक किसी ना किसी स्टेट में हम होंगे, और वो स्टेट डिफाइन करेगा कि हमारी लाइफ कैसी गुजर रही है। अगर हमें क्लियर कट आइडिया हो जाए कि हम किस स्टेट में हैं, या स्टेट को कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर स्टेट बनता है, और वो चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, उस चीज़ को सही डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाएं, तो हमारी लाइफ में तब्दीली आ सकती है, ज़बरदस्त तब्दीली आ सकती है। मैं आपको मैजिक फार्मूला बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं किस स्टेट में। आप में से हर शख्स में चाहूँगा कि चैट बॉक्स में लिखें अगर आपको चाहिए, तो हम इसके पॉइंट पर बात करेंगे। इसे कहते हैं पिरामिड ऑफ स्टेट कहते हैं जी। चाहिए या नहीं चाहिए? से यस, हैंड रेस कीजिए कम से कम। गुड, जज़ाकल्लाह खैर, वेरी गुड। तो स्टेट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को हम जो है ना कंट्रोल करना चाहते हैं, या सामने वाले की फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, डायरेक्शन देना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स को, उनके जज्बात को डायरेक्शन देना चाहते हैं, और उनको सही सिमत में ले जाना चाहते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना। अब देखिए, पूरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे ही आपको शऊर बनता है, शऊर से पहले भी होता है, लेकिन शऊर के बाद से लेकर के मरने तक आदमी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये स्टेट होता है। राइट स्टेट ऑफ माइंड पर अगर होंगे
तो लाइफ आपकी ज़बरदस्त गुजरेगी। और इंसान की जो नजात है ना, वो भी राइट स्टेट ऑफ माइंड की वजह से होगी, कि वो उसका राइट स्टेट ऑफ माइंड है या नहीं है। अगर नहीं है राइट स्टेट ऑफ माइंड तो वो आदमी कामयाब नहीं होगा, लेकिन राइट स्टेट ऑफ माइंड है तो वो आदमी कामयाब होगा। अगर आपको राइट स्टेट ऑफ माइंड में रहना है या किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है, तो आपको भी जिस बात पर इन्फ्लुएंस करना है उस पर आपका फोकस रहे, और जिस शख्स पर इन्फ्लुएंस करवाना चाह रहे हैं उसको भी इस फोकस मोड पे लेके आए। यानी फोकस ये है कि जिस सिमत में आप जाना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये हैं, ये आपका फ्यूचर है और ये आपका पास्ट है। आप यहाँ इस सिमत में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके जो क्लाइंट है या आपके फ्रेंड है वो इस तरफ जा रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसको इस सिमत में ले जाएं। तो फोकस आपका फ्यूचर पर है, पास्ट पर है, या पास्ट में भी 2, 3, 4, 5 प्लेस पर है, या आप हमेशा नाव पे ही रहते हैं, आपकी गाड़ी हमेशा इस तरफ सिमत में जाती है। क्या हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फोकस। जितना स्ट्रांग आपका फोकस होगा उतना स्ट्रांग आपका होगा। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ बिल्स भरने के लिए, लाइट का बिल, पानी का बिल, फला बिल भरने के उतना ही उनका पैसा रहता है। रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी ज़िंदगी है वो तमाम चीज़ें वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं, उतना ही पैसा उनके पास है। लेकिन आप देखेंगे कि वो खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक आदमी है जिसकी जो है ना सिर्फ ये कि उसकी जनरेशन, उसके बाद क्या यानी कि बेटा और बेटे के बाद पोते भी खा सकते हैं, यानी कि मिलियनर्स है, लेकिन उसको जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, क्योंकि उन राइट स्टेट ऑफ माइंड पर नहीं है। उसका फोकस जो है ना रॉन्ग जगह पर है, उसका फोकस रॉन्ग जगह पर है। अगर वो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड पे नहीं है, खुशी और पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड पे नहीं है, तो वो आदमी कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो आपका फोकस कहां पर है? आपका फोकस हैप्पी होने पर है, या आपका फोकस सिर्फ मनी कमाने पर है? सस्टेनेबल लाइफ के लिए आपका फोकस है, या फिर जो है मनी के पीछे भागने पर आपका फोकस है? किस पर आपका फोकस है? तो हमें ये देखना होगा कि हमारा फोकस कहां पर है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ में भी बहुत से लोगों का फोकस क्या रहता है? आई डोंट वॉन्ट टू बी अ फैट मैन। आपका फोकस क्या है? डोंट वॉन्ट टू बी, नो पर है, यानी कि फैट बनने का आपका ऊपर फोकस है। आपको हेल्दी बनने का फोकस होगा तो क्या होगा? हेल्दी पर्सन बनने का फोकस होगा तो आई वांट टू बी ए हेल्दी पर्सन। फैट रिड्यूस करना एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपका फोकस उससे आगे हो जाए कि हेल्दी, यानी कि अवे है या टुवर्ड्स है आपका फोकस। आपका फोकस ये है कि मैं फैटी नहीं होना बोल के फोकस है, या हेल्दी बनना बोल के फोकस है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको जबरदस्त लाइफ में तब्दीली होगी। जितने लोग मोटे होते हैं उनका फोकस अपने फैट पर होता है, उनका फोकस हेल्दी होने पर नहीं होता है। जैसे ही माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि आपका हेल्दी बनने का फोकस है, तो फैट आपको माने नहीं करेगा। इट्स नॉट रियलिस्टिक, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू। और उससे होगा ये कि जब वो आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, फैटी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ ग्रो होना शुरू होती है। आप हेल्दी से हेल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। तो वेयर इज योर फोकस इज डिफाइंड योर स्टेट, कि आपका फोकस जैसा होगा वैसा आपका स्टेट बनेगा। और उसका दूसरा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एक स्टूडेंट ने यहाँ पर लिख दिया, फ्रीडम एंड फन इट्स रॉन्ग। ओके, एनीवे, नो प्रॉब्लम। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि आपकी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब बहुत सिंपल है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये आपकी फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज कितनी आपकी स्ट्रांग है। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं किसी को कि आपने गलत कहा, ठीक है, मैंने कहा कि आपको आपने गलत कहा, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, राइट। और फिर मैंने कहा कि आप झूठे हैं, सेम मैंने ये किया। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, फिजियोलॉजी में मैंने तब्दीली नहीं की, लेकिन अल्फाज को इस्तेमाल किया, उसका असर पड़ा, और मैंने कहा कि आपने गलत कहा है,
मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आप झूठ बोलते हैं। देखिए आपने कितना फर्क हुआ। आपने गलत कहा, आप झूठ बोलते हैं, या मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। तो अगर आपकी फिजियोलॉजी तब्दील हो जाती है, आपकी टोनालिटी तब्दील हो जाती है, आपकी बॉडी एक्शन तब्दील हो जाती है, तो ज़बरदस्त आपका लाइफ में इजाफे के लिए ये होता क्या है। तो बेसिकली ये बॉडी लैंग्वेज जो फिजियोलॉजी है, इसमें इतने एस्पेक्ट रहते हैं। पोस्चर आपका इंपॉर्टेंट है, फिर इसका आपका जेस्चर इंपॉर्टेंट है, फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद आई कांटेक्ट है आपके, और आखिर में आपकी ब्रीथिंग। ये तमाम चीज़ें आती हैं। हम एनएलपी प्रैक्टिशनर पे इसमें तफसीलन बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज आपकी होती कैसी है, कैसे आप अपने पोस्चर का इस्तेमाल करें, जेस्चर का इस्तेमाल करें, आपका फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करें, इसी तरह आपकी ब्रीथिंग का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि टोनैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि ये एनएलपी जो है कम्युनिकेशन, ये आपको 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है इसमें जी। तो यहाँ पर जो है 55% आपकी जो टोटल इसमें 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है, 7% सिर्फ जो है आपके वर्ड्स हैं। ये रिसर्च किया गया है कि आप जो कुछ बात लोगों के सामने पेश करते हैं, 7% आर वर्ड्स, 38% इज योर टोनैलिटी एंड 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस पर हमने पूरा एक चैप्टर रखा है कि किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, या फिर ये कहेंगे कि हमारे कम्युनिकेशन किस तरह से हम अफेक्ट कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्टेट, यानी कि आपको खुश रहना है तो अगर आपकी फिजियोलॉजी अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। यानी एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है और चाह रहा है कि खुश रहे, तो इट कैन नॉट बी। आपको अपनी बॉडी को जरा स्ट्रांग करें, आपके सर को सीधा करें, स्ट्रेट चिन करें, और आप महसूस करेंगे कि कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ रहा है, आप खुश महसूस कर सकते हैं। तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज नहीं है तो आपका स्टेट भी चेंज नहीं होगा। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फोकस के बाद, फिजियोलॉजी के बाद, एनी केसेस कोई बता सकते हैं, वो है आपकी वर्ड्स। ओके, वर्ड्स हैं जो आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 55% आपकी टोटल कम्युनिकेशन में है, और ये सिर्फ 7% है, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बताया कि फिजियोलॉजी मेरी सेम है, मैं ऐसे ठहरा हुआ हूं, आप गलत हैं, राइट। मैंने कहा कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, फिजियोलॉजी सेम है, लेकिन अल्फाज की तब्दीली के बाद आप झूठ बोल रहे हैं। तीनों अल्फाज जब तब्दील हो गए सेम फिजियोलॉजी के साथ, लेकिन आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त असरअंदाज होते हैं। तो नक्शल में ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपको बेहतरीन स्टेट बनाना है अपना, यानी कि आप गुड स्टेट में रहना चाहते हैं, जैसे अभी हैप्पी स्टेट में रहना चाह रहे हैं, पीसफुल स्टेट में रहना चाह रहे हैं, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट स्टेट में रहना चाह रहे हैं, एम्पावरिंग स्टेट में रहना चाह रहे हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। वन ऑफ द स्टूडेंट जो है, इससे पहले मैंने सवाल किया था उन्होंने, कि आप ये कह रहे हैं कि तीनों को एक साथ करना पड़ेगा या फिर कैसे होगा। मैंने कहा कि स्टेट में सिर्फ कोई एक चीज़ पर भी आप फोकस करेंगे तो ज़बरदस्त लाइफ में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त लाइफ में आप कामयाबी हासिल, यानी कि फोकस को चेंज कर दीजिए तब भी आपका स्टेट चेंज हो जाएगा, फिजियोलॉजी को चेंज कर दीजिए तब भी आपका स्टेट चेंज हो जाएगा, इसी तरह वर्ड्स को चेंज कर दीजिए तब भी आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किसी एक चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, हम आगे बढ़ें। अगर किसी को इस पर सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करें, मुझे सवाल करें। राइट, कोई पूछना है किसी को सवाल? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। एनीवे, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने अंदर तब्दीली हासिल करना चाह रहे हैं, तो इनमें से तीनों में से कोई एक चीज़ करना है। जैसे भी आप एक एग्जाम्पल के तौर पर, अब अगर आपके बच्चे के साथ डिस्कशन चल रहा है, आप पेरेंट हैं, अपने बच्चे के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपने अपना फोकस चेंज कर दिया तो बच्चे का फोकस पर आपको काम करना पड़ेगा। बच्चे के फोकस को तब्दील करना पड़ेगा जिस सिंक में आप जा रहे हैं। आपका फोकस इधर है, बच्चे का फोकस इधर है, तो आप राइट स्टेट में होंगे लेकिन आपका बच्चा राइट स्टेट में नहीं। इसी तरह आपकी फिजियोलॉजी स्ट्रांग है, बच्चे की फिजियोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, तब भी उसका राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आएगा। यानी मिसाल के तौर पे आदमी, आप हैप्पी रहते हैं तो किस स्टेट में रहते हैं, किस फिजियोलॉजी में रहते हैं, कौन सी फिजियोलॉजी में रहते हैं। अगर उस फिजियोलॉजी में आप आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप हैप्पी बन जाएंगे।
या आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब हैप्पी रहते हैं, तो वो अल्फाज अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप हैप्पी हो जाएंगे। इवन दो नर्वस सिचुएशन में भी, इवन दो मतलब एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में, घबराहट वाली सिचुएशन में भी अगर आप राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो हैप्पी स्टेट में आ सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर भी मीटिंग्स में हो आप, हेल्थ के मामले में हो, या अपने पेरेंट्स में हो आप, या अपनी बीवी के साथ हो, या कभी किसी मौके पर भी अगर आपको वाकई राइट स्टेट ऑफ माइंड पे जाना है, स्टेट पर इन्फ्लुएंस करना है, अपने स्टेट के जरिए से इन्फ्लुएंस करना है, तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जा करके आप कामयाब हो सकते हैं। आई होप आपका कुछ सवाल का जवाब कुछ हद तक मिल गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और राइट, तो ये स्टेट हो गया। अब एक दूसरा जो कल हमारे एक बहन ने सवाल किया था कि लर्निंग स्टेट क्या होता है। उन्होंने कहा था कि कुछ बच्चे ADHD होते हैं, मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे पास, जो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कंट्रोल में नहीं रहते हैं, उनका फोकस नहीं रहता है। तो कैसे हम उनके अंदर फोकस पैदा करें? तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ में। अगर आप फोकस नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। एक मिशेल केन के नाम से एक आदमी है, वो कहता है कि आई हैव ए पॉलिसी, आई नेवर लिसन टू एनीवन एक्सप्लेन व्हाई दे कांट डू समथिंग। एक आदमी कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं काम कर सकता, तो मेरी पॉलिसी है कि मैं ऐसे आदमी को सुनता ही नहीं हूँ। क्योंकि एक आदमी जो है ना वो ये कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता है, इसका मतलब उसका फोकस ऑलरेडी डिसाइड है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे आदमी को सुनने से कोई फायदा नहीं है। फिर हेनरी फोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। यानी कि आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, आपने ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि आपका यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। यानी कि आप जो चीज़ पर फोकस करेंगे वो आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको फोकस करना है उस चीज़ पर जो चाहिए आपको। अगर आपको जिस चीज़ को चाहिए उस पर फोकस नहीं है तो वो आपको चीज़ नहीं मिल सकती है। मैक्सिमम लोगों को आप देख लीजिए, लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी चीज़ में, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, लेकिन आप देखें उनका फोकस कहाँ है तो आपको नज़र आएगा कि वो ये कह रहे हैं आई डोंट लाइक दिस जॉब। फोकस उनका कहाँ पर है? जॉब को पसंद नहीं करने पर है। उनका ये फोकस नहीं है कि मुझे वो जॉब चाहिए, इस तरह का जॉब चाहिए, वहां पर फोकस नहीं है। किस तरह का जॉब चाहिए ये फोकस नहीं है, किस तरह का जॉब नहीं चाहिए उस पर फोकस है। तो क्या होगा? यू टेंड टू अट्रैक्ट दैट पॉइंट, आप उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह हमारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट पे देखेंगे आप, राइट स्टेट ऑफ माइंड इसलिए नहीं रहता है कि हमारा राइट फोकस नहीं है। राइट फोकस हो जाएगा तो राइट स्टेट ऑफ माइंड पे हम अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग अगर वो रहेगी तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन हमारा आएगा। सो यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में से हर एक शख्स जो है ना अपनी हर चीज का इंचार्ज है। यू नीड टू बी इंचार्ज ऑफ योर फोकस एंड देयरफॉर योर रिजल्ट। यानी कि अगर आपके जितने भी चीजें हैं आपके, उसके आप इंचार्ज हैं। यानी कि आप हाथ हिलाने के, मुंडी हिलाने के, पैर हिलाने के, या कोई भी कदम बढ़ाने के, या कोई भी काम करने के आप इंचार्ज हैं। हु इज ड्राइविंग द बस? कौन ड्राइव कर रहा है बस आपकी लाइफ की? आप ड्राइव कर रहे हैं अपनी लाइफ की बस। लेकिन अगर सामने वाला ड्राइव करने लग जाए, वाइफ ड्राइव करने लग जाए, बच्चे ड्राइव करने लग जाए, ऑफिस का बॉस ड्राइव करने लग जाए आपकी लाइफ की बस, तो होगा क्या? वैसे ही तरह के रिजल्ट आएंगे। अगर मैं ड्राइव करूं अपनी लाइफ की बस को तो वैसे ही रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी लाइफ को खुद ड्राइव करे। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मैंने आपके सामने आज कवर करने की कोशिश की है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज हम कवर करना चाह रहे हैं वो लर्निंग स्टेट है। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मेरा पूरा 21 डेज के इस वर्कशॉप में एक पूरा चैप्टर है लर्निंग स्टेट के नाम से। ये बेसिकली जो है ना, ये हवाईयन टेक्निक है जिसे हाकला कहते हैं। अगर आप पुलिस में आप जाकर के देखेंगे तो पुलिस वाले ज़्यादातर इसको अवेयर स्टेट कहते हैं, या जो है जोन कहते हैं। एथलेटिक्स या इस तरह के लोग जो फाइटर्स होते हैं वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट इन द जोन। इसी तरह जो है मुख्तलिफ इसके नाम है, अप टाइम ट्रांस भी कहते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपके पेरिफेरल विजन को, यानी कि एक तो होता है आपका फोकस विजन जिसे फोवल विजन कहते हैं, ये आपका एग्जैक्टली जो छोटा विजन होता है उसको फोकस विजन कहते हैं या फोवल विजन कहते हैं। पेरिफेरल विजन यानी कि ये इस तरह से, ये पेरिफेरल विजन है। तो इन दोनों को एक्टिवेट करने का, ये पेरिफेरल विजन को एक्टिवेट करने से होता ये है कि बेसिकली ये कह सकते हैं कि आप एक सर में एक सुराख डाल दिए, ऐसा कांटे सा ऐसा निकाले, और जो जो चीज़ें लर्न करना चाहते हैं वो अपने दिमाग में डाल करके बंद कर देना।
इसको कहते हैं पेरिफेरल विजन एक्टिवेशन या लर्निंग स्टेट कहते हैं एनएलपी की जुबान में। लर्निंग स्टेट बेसिकली ये है कि कोई भी चीज़, इवन आप नींद कर रहे हैं, आपने एक्टिवेट कर दिया लर्निंग स्टेट को, तो जो चीज़ें भी आप सीखेंगे वो तमाम चीज़ें अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन में आ जाएगी और आप उसको एक्टिवेट रखेंगे। इवन आप कार चला रहे हों तो आपके साइड मिरर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने लर्निंग स्टेट को एक्टिवेट किया है। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से फायदे होते हैं। और स्पेशली जो ADHD बच्चे हैं जिनको फोकस नहीं है लाइफ में या उनको फोकस करवाना चाह रहे हैं आप, तो ये लर्निंग स्टेट को एक्टिवेट करें। तो आसान तरीका बच्चों के साथ क्या है, जो ADHD के बच्चे हैं उनके सामने ऐसे हाथ रखें, आप स्ट्रेट कहें कि उनको ये उंगलियों के टिप्स को देखने के लिए कहें, ओके, ठीक है, ये उंगली की टिप्स को देखने के लिए कहें और वो देखते देखते आहिस्ता 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 अपने हाथ को ऐसे हिलाते जाएं और उनको कहें कि दोनों उंगलियों के टिप्स को एक साथ देखें, राइट। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये उंगली की टिप को देखने के लिए बोलिए उनको, आप ऐसे जरा 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 सा हिलाते जाइए और एक ही टाइम ऐसे आंखें इधर 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 घुमाने की जरूरत नहीं है, तो स्ट्रेट एक तरफ ही पॉइंट रख करके दोनों उंगलियों को देखना शुरू करने के लिए कहिए। इस तरह की आप प्रैक्टिस करेंगे, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी डाउन होती जाएगी, क्योंकि उनका फोकस जो है ना, एक्चुअली होता यह है कि बार बार इमेजेस उनके दिमाग में घूमते रहते हैं, फौरन इधर से उधर जाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो लर्निंग स्टेट हमारे हर शख्स के लिए ज़रूरत है। जितने हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं 31, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने लर्निंग स्टेट को एक्टिवेट करके रखें। लर्निंग स्टेट बेसिकली एक नेचुरल नॉर्मल और डे ड्रीम स्टेट है, कोई बहुत बड़ी हाई फाई चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ को रिकॉल करना है या आपकी ईजी लर्निंग प्रोसेस के लिए है कि आप लर्निंग स्टेट में रहें हमेशा। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले बताऊँगा, फिर आप खुद भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको करना यह है कि सामने आपके कहीं पर भी अगर दीवार है या कोई भी चीज़ है, एग्जैक्टली 25 डिग्री या 40 डिग्री अबव आपके जो है आइस के, ऐसे स्ट्रेट रखें, चीन भी सीधी रखें, आपका मुंह फेस भी सीधा रहे, चीन भी सीधी रहे, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेट रखें, आपको हाथ सीधे करें, 40 डिग्री ऊपर देखें ज़रा सा, तो आपके आइज ज़रा सा स्क्वेंड हो जाएंगे। ऐसे एक पॉइंट पर फोकस कीजिए और उसके बाद अपने दोनों हाथों को यहाँ पर रखिए। उसी पॉइंट पे फोकस करते हुए धीरे 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 आपके विजन को बढ़ाते चले जाइए। धीरे 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 विजन को बढ़ाइए तो आपको साइड की तमाम चीज़ें दिखना शुरू होती हैं, हत्ता कि आपके जो है ये लास्ट उंगली है ना, करंग उंगली जो आप कान के पास रखे हुए हैं, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगी। धीरे 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 इस विजन को बढ़ाइए और जितना आप फोकस करेंगे उस पॉइंट पर, उतना धीरे धीरे रोशनी आपकी बढ़ना शुरू होगी, हत्ता कि जो है ना आपके साउंड्स अतराफ के साउंड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको ये उंगलियां दिखना शुरू होंगी। तो फर्स्ट फोकस करें 40 डिग्री अबव, एक पॉइंट पे स्पेंड होंगे, फिर धीरे 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 आप अपने फोकस को बढ़ाइए और ये पेरिफेरल आप विजन बढ़ेगा, हत्ता कि आप महसूस करेंगे कि साइड की दीवारें दिखना शुरू हुई और फिर साइड की जो चीज़ें, मेरे पास यहाँ पर पर्दे वगैरह हैं और जो है पीछे बैकडोर का दरवाज़ा भी मुझे नज़र आ रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो ये उंगलियाँ हैं जो हिल रही हैं, हत्ता कि कान के लू भी मैं अभी देख पा रहा हूँ। तो इतना आप जो है ना ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक आप बहुत आसानी के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा 270 डिग्री तक आप देख पाएंगे। तो हो क्या रहा है, ये इससे आपका दिमाग में लर्निंग स्टेट एक्टिवेट हो गया। तो बहुत सिंपल है, इस टेक्निक को आप करें। किसी को इस सिलसिले में सवाल है तो आप बता सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि आपने एक चीज़ पर फोकस किया और आपके पेरिफेरल विजन को आपने बढ़ाया। तो सिंपल है, 40 डिग्री सामने एक पॉइंट ले लें, उस पर फोकस करें और इसके बाद हाथ उठाएं, यहाँ पर रखें और धीरे 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 आप अपने पेरिफेरल विजन को बढ़ाएं। वहीं पर रखें, आंखें घुमाना नहीं है, वहीं पर आंखें रखें और धीरे 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 अपने बाजू की चीज़ों को देखना शुरू करें। देखते देखते हाथ तक देखने की कोशिश करें। जितना आप सोचेंगे उतना फास्ट होगा, आपको अनकॉन्शियस में इतना स्ट्रांग है, जिस चीज़ के बारे में भी आप सोचेंगे वो चीज़ें आएंगी। आंखें घुमाए बगैर ही दोनों चीज़ों को आप देखना शुरू करें, हत्ता कि आपके कान की लू। बाज़ लोगों को शुरू में मुश्किल होता है, कान की लू नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये भी आपको कामयाबी होगी। तो ADHD बच्चों को स्पेशली ये कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप में से हर शख्स इसकी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किसी को इस पर सवाल है? ये सिंपल था लर्निंग स्टेट। तो स्टेट, नॉर्मल स्टेट की बात कर रहे थे हम। लर्निंग स्टेट ये है कि इन तीनों चीज़ों को आप एक जगह पर फोकस कर रहे हैं। बेसिकली फिजियोलॉजी को फोकस कर रहे हैं, आप अपने आप को जो सेल्फ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजिटिव, कि आपका पेरिफेरल विजन बढ़ रहा है और बढ़ेगा, ये आपने फोकस किया, जिसकी वजह से आपका पेरिफेरल विजन या लर्निंग स्टेट एक्टिव हुआ। तो इसको लर्निंग स्टेट कहते हैं, ठीक है, ये लर्निंग स्टेट है।
जी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लर्निंग स्टेट? समझ में आ गया? इस पर पूरा मेरा एक चैप्टर है, आपको तकरीबन 20 मिनट्स का या 15 मिनट्स का मैंने पूरे मतलब प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो ये वीडियोस जो है ना रोज़ाना आपको 21 दिन तक मिलेंगे। इसमें प्रोडक्टिविटी वीडियोस भी हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी, लाइफ की प्रोडक्टिविटी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में किस तरह से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। हर दिन एक उसका वीडियो आएगा, 5 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा, 3 मिनट 5 मिनट का। उससे आपकी हर दिन उसको प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल, वीडियोज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरा जो है ना NLP की मुख्तलिफ टेक्निक्स और उसके रिलेटेड मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो आएगा, कोई 20 मिनट का होगा, कोई 15 मिनट का होगा, मैक्सिमम 25 मिनट का कोई एक वीडियो होगा। बाकी के तकरीबन 15 से 20 मिनट के वीडियोस हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे रोज़ाना एक वीडियो आए, 2 वीडियोस आएंगे, एक प्रोडक्टिविटी वीडियो आएगा, एक जो है ना आपका NLP के रिलेटेड वीडियो है। ऐसा 21 दिन तक कंटिन्यूस आएंगे और हर वीकेंड पर इंशाल्लाह जो हमारी इस तरह की जूम क्लास भी है, उसी तरह की जूम क्लास भी आपको होगी, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्निक्स को और बहुत कुछ आप NLP के बारे में सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका मैंने कोशिश की है। अब तक 3 बैच हो चुके हैं, 4था बैच ये रनिंग होने वाला है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि 5 दिन हम टाइम देंगे आपको एनरोल करने के लिए, जो भी उसको जो नॉमिनल फीस है उसको अदा करके, यानी कि 1999 है, यानी कि 2000 के आसपास है, 2000 रुपये या फिर जो है 99 रियाल्स कह सकते हैं आप। ये अगर आप फीस अदा करेंगे तो आपको इसमें एनरोल कर दिया जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं जो एनरोल करना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह 21 दिन तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। हर दिन आपको 2 वीडियोज़ आएंगे, उसकी ऑडियो कन्वर्टेड ऑडियो भी आएगा और आपको मैनुअल भी दिया जाएगा इस पूरे एसोसिएट प्रैक्टिशनर का। एंड पर आपको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, एसोसिएट प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट रिनोवेट लाइफ कोचिंग की तरफ से। हम चाहेंगे कि आप इसमें एनरोल करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेट और लर्निंग स्टेट? आगे बढ़े हम लोग। आज का जो आखिरी कॉन्सेप्ट है उसका ज़रा सा हिस्सा मैं आपको बताऊंगा और फिर हम अपनी बात को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। हो सकता है अगर आप लोगों की ख्वाहिश है, आप लोग करना चाहें तो कल भी कुछ पार्ट हो सकता है, कल भी एक जूम क्लास रखी जा सकती है अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो ये कहते हैं इसको NLP कम्युनिकेशन मॉडल। अगर आपको NLP समझना है तो ये अगर आप पेज समझ जाएं तो पूरी NLP आप समझ सकते हैं। होता यह है कि लाइफ में कोई ना कोई एक्सटर्नल इवेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है ना ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपकी बॉस के साथ मीटिंग चल रही है, दैट इज एन एक्सटर्नल इवेंट, राइट। अभी जैसे मीटिंग में बैठे हुए हैं तो 10-12 लोग बैठे हुए हैं और आप भी बैठे हुए हैं, सब लोग मीटिंग में बैठे हुए, मीटिंग खत्म हो गई। एक साहब बोले क्या बोरिंग मीटिंग थी, दूसरे साहब ने कहा कि ज़बरदस्त वो जो प्रेजेंटर था क्या इंटरेस्टिंग बातें बोल रहा था। तीसरे आदमी ने कहा कि वो तो हमको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था, अपने जाल में रखना चाह रहा था। चौथे आदमी ने कहा कि ये जो है ना पुरानी जैसी थी वैसी सेम मीटिंग थी, कोई खास चेंजेस इनके अंदर नहीं थे। एक आदमी बोला क्या इंस्पिरेशनल बातें थी। यानी कि एक ही मीटिंग को 6 लोगों ने 6 अंदाज से परसीव किया। तो इसे बेसिकली जो है ये आपकी एक्सटर्नल रियलिटी, एक्सटर्नल इवेंट पर आपकी एक्सटर्नल रियलिटी है, परसीव रियलिटी है। एक्चुअल रियलिटी हर एक के लिए उसके अपने दिमाग में जो कुछ चल रहा है इंटरनली, उसके बेस पर उसकी रियलिटी बनती है। अगर आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव चीज़ चल रही है तो आपकी रियलिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चल रही है तो आपको एक्सटर्नल इवेंट की बुनियाद पर रियलिटी आपको नेगेटिव नज़र आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सटर्नल इवेंट को देखते कैसे हैं। तो NLP कम्युनिकेशन मॉडल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लम्हा हम एक किसी ना किसी एक्सटर्नल रियलिटी से जूझते हैं। जैसे शौहर ने कोई एक कमेंट कर दिया तो बीवी के लिए वो एक्सटर्नल रियलिटी होगी, या फिर जो है 2 लोग ठहरे हुए हैं समंदर के पास। मैंने अभी आपको शायद याद होगा तो मैंने वीडियो भेजा था, तो एक अभी इंतकाल होके आया, वो अपने रिलेटिव्स के साथ, रिलेटिव का इंतकाल हुआ है, एक अभी शादी करके आया। दोनों समंदर की लहरों को देख रहे हैं, दोनों की एक्सटर्नल इवेंट के रिलेटेड जो रियलिटी है दोनों की डिफरेंट रियलिटी है। तो बेसिकली होता यह है कि 2 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 मिलियन बिट यानी कि ये कंप्यूटरी टर्म है, सबसे लास्ट अल्फाज कह सकते हैं, मतलब कि सिंगल बिट, इसके बाद जो है बाइट होता है या मेगाबाइट होता है या गीगाबाइट होता है, इसी तरह जो टेराबाइट है, उसी तरह 2 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड हमें मिलती हैं।
हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जो भी एक्सटर्नल इवेंट होता है उससे हमको ये इंफॉर्मेशन आती है हमारे, और हम क्या करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फिल्टर्स हैं हमारी लाइफ में। एक फिल्टर है जिसे हम डिलीट कहते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम डिलीट करते हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास रहती हैं वो डिलीट करते हैं। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि ये फिल्टर्स हमारे पास हैं। अगर 2 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ हमारे पास आ जाए तो क्या होंगे, आदमी पागल हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम डिलीट करते हैं बहुत सी इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं, जनरलाइज करते हैं, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें हम जो जनरलाइज करके सीखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट टाइम आपने जब कार चलाना सीखी थी तो आपको क्या था, कार कैसे चलाए थे आप, कभी आप पैर ब्रेक पे लग जाता, कभी क्लच पे आ जाता, कभी एक्सीलेटर पर आता, कभी आपका हाथ जो है ना गियर पे चला जाता, बहुत कुछ आपको मुश्किल होती थी। क्यों? बाद में ये हुआ कि 10-12 दिन 15 दिन की मेहनत के बाद आपने उसको लर्न कर लिया। अब ये आपके लिए जनरलाइज हो गया कि आप किसी तरह की भी कार को चला सकते हैं। 4 व्हीलर जो है 4 व्हील ड्राइव कार हो सकती है, या बड़ी से बड़ी हो सकती है, GMC फलां कोई भी होंडा की हो सकती है, कोई भी कार, हर तरह की आप कार चला सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार लर्न कर लिया। अब जनरलाइज करके आपने ये किया, एक लैंग्वेज आपने लर्न कर लिया, जनरलाइज करके दूसरी तमाम लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन का निज़ाम हमारे पास मौजूद है। इसी तरह डिस्टॉर्ट करते हैं चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है लोगों की तरफ से, हम उसमें से कुछ चीज़ों को डिस्टॉर्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, कुछ चीज़ों को डिलीट करते हैं। और ये तीनों के बेस होता है ये वो तमाम चीज़ें जो हमारे अंदर दिमाग में होती हैं। जैसे हमारे बिलीफ्स होते हैं, हमारे वैल्यूज़ होते हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं, हमारी लैंग्वेज होती हैं, हमारे मेटा प्रोग्राम्स होते हैं। बेसिकली ये तमाम चीज़ें मैं 1-2 दिन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लेता हूँ। NLP जो प्रैक्टिशनर, ये भी जो चल रहा है आपका एसोसिएट प्रैक्टिशनर है, लेकिन प्रैक्टिशनर वर्कशॉप में इन चीज़ों को समझाने के लिए 2 दिन लेते हैं, 2 से 3 दिन लेते हैं ये पूरे हिस्से को समझाने के लिए। तो होता यह है कि इस तमाम फिल्ट्रेशन के निज़ाम के बाद से आप 134 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड इंटरनली परस्यू करते हैं, इंटरनल रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इंटरनली उससे एक्सेस करते हैं। तो आई 2 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने फिल्टर वगैरह तमाम चीज़ें करके 134 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड आपने परसीव किया, और ये इंफॉर्मेशन जो है ना आपके स्टेट को बनाती है। जो स्टेट मैंने बताया था आपको जिसमें फिजियोलॉजी वगैरह थी, वो आपका स्टेट बनता है, इमोशनल स्टेट, और आपकी फिजियोलॉजी बनती है। इन तमाम चीज़ों से गुजर करके आपका बिहेवियर जनरेट होता है। गुड थिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये सेकेंड्स में होती हैं। विद इन सेकेंड्स हर आदमी अपना बिहेवियर जनरेट करता है। बिहेवियर आपके डिसीजन को पंप करता है, और उसकी बुनियाद पर आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट यहाँ पर नीचे गालिबन नहीं दिख रहा है तो वीडियो में, ये रिजल्ट आपके आते हैं, राइट। बिहेवियर होता है, उसकी बुनियाद पर आपका डिसीजन होता है, और वो रिजल्ट आता है। तो बेसिकली होता कैसा, ये इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल रियलिटी आती कैसे है हमारे पास, हमारे दिमाग में कहाँ से आती है, ये 5 सेंसेस से आती है। 5 सेंसेस क्या है? विजुअल यानी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ऑडिटोरी यानी जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, कैनेस्थेटिक जो चीज़ें हम फील कर रहे हैं, ऑल्फैक्टरी जो चीज़ें हम स्मेल कर रहे हैं, और गुस्टोरी यानी जो चीज़ें हम टेस्ट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से बन करके जो है ना आपकी ये एक्सटर्नल इवेंट या एक्सटर्नल रियलिटी बनती है, और ये पूरे इंफॉर्मेशन मिल करके आपके मीनिंग मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर पूरी चीज़ें ग्रिल होती हैं। ग्रिल होने के बाद आपका एक स्टेट बनता है, और वो स्टेट की बुनियाद पर आपका बिहेवियर जनरेट होता है, और वो बिहेवियर आपके डिसीजन को कामयाब करता है। ये पूरा फीडबैक है जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वैसे इस NLP कम्युनिकेशन मॉडल के इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए 2 से 3 दिन हम लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि NLP ने इतनी ज़बरदस्त स्टडी की है शख्स पर, और हमारे जो दिमाग में जो कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, और ये चीज़ों को हम समझने में कामयाब हो जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको समझ में आ जाए कि आपके डोमिनेंट कौन सी चीज़ें हैं, आप चीज़ों को देख करके चीज़ों को अखज़ करने में आप ज़्यादा माहिर हैं, सुन करके अखज़ करने में आप ज़्यादा माहिर हैं, या आप फील करके टच करके आप अखज़ करते हैं उसमें माहिर हैं, या सूंघने का आपका क्षमता ज़्यादा है, या टेस्ट की आपकी क्षमता ज़्यादा है, कौन सी आपके अंदर क्षमता ज़्यादा है, ये अगर आपको मालूम हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को प्रोसेस करने में कामयाब होते हैं। इसी तरह सामने वाले शख्स के बारे में आपको मालूम हो जाए तो उसी हिसाब से उसको डील कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके से आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सामने वाले के बिलीफ सिस्टम को आप समझ जाएँ, सामने वाले की वैल्यूज़ को आप समझ जाएँ, चाहे वो बीवी हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपके कॉलीग हों,
चाहे आपके बच्चे हों, इन तमाम के अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएं, उनके मेमोरीज कैसे वो एक्सेस कर रहे हैं, उन्होंने लैंग्वेज पैटर्न क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनका मेटा प्रोग्राम्स क्या हैं, किस तरह के वो प्रोग्राम्स अपने दिमाग में इंस्टॉल करते हैं जिससे उनकी बॉडी रन हो रही है, ये अगर आप समझने में कामयाब हो जाएं तो ज़बरदस्त आप अपनी लाइफ में तब्दीली ले आ सकते हैं। इसकी बुनियाद पर आपका एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है और उसकी बुनियाद पर आपके स्टेट और आपकी इमोशंस बनते हैं और फिजियोलॉजी गवर्न करती है। तो सब चीज़ें मिल करके आपका बिहेवियर जनरेट होता है और ये बिहेवियर साइन करता है पॉजिटिव बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है। ये तमाम चीज़ें दिमाग में हो रही हैं जिसकी बुनियाद पर एक बिहेवियर आ रहा है और उसकी वजह से आप डिसीजन ले रहे हैं जिसके एंड रिजल्ट आपका जो है ना, आपको एक रिजल्ट मिलता है लाइफ में, पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट। यानी कि जो आदमी भी अपनी लाइफ में कामयाब हुआ है, एक्सेलेंट परफॉर्म किया है, अगर आप उसकी इस चीज़ को समझ जाएं, हवा से कमसा में कौन से इंपॉर्टेंट हवा से कमसा का इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप उसको इस्तेमाल करने जाएं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। कौन से फिल्टर्स वो इस्तेमाल कर रहा है, वो फिल्टर्स आप अपने अंदर इंस्टॉल कर लें। एनएलपी के मुख्तलिफ टूल है जिसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं उन फिल्टर्स को, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनेगा। आप अपनी स्टेट को समझ जाएं कि कौन सा स्टेट है, फिजियोलॉजी कैसी है आपकी, अगर समझ जाएं तो आप उसी तरह के एक्सेलेंट परफॉर्मर आपके लाइफ में आ सकती है। तो ये मुख्तलिफ तरह का पूरा एक प्रोसेस है। इसकी और डिटेल एक्सप्लेनेशन आप अगर चाहेंगे तो हमारे 21 डेज़ के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे और इससे फ़ायदा होगा। मैं ख्वाहिश करूँगा कि हम में से हर शख्स जो चाहता है कि अपनी लाइफ में ज़बरदस्त तब्दीली ले आए, कि छोटे से इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में करें, इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। आप बहुत सी चीज़ें समझ पाएंगे और इंशाल्लाह मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए से आप वीकेंड्स पर उसमें इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका फोकस बढ़ेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज के सेशन में मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। हमारा वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर जितने सवाल आप आज मुझे जो भी सवाल करके हासिल करना चाह रहे हैं, इसको लर्न करना चाह रहे हैं, मैं ओपन हूँ। आप जो पूछेंगे इस सिलसिले में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, आप सवाल कर सकते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, वेरी गुड। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। ये रिजल्ट की जो लास्ट पॉइंट था, जो आपको इसमें नहीं लिखा होगा, राइट, आर स्टैंड फॉर रिजल्ट, ओके, बी स्टैंड फॉर आपका बिहेवियर है। रिजल्ट की बुनियाद पर आपका बिहेवियर बनेगा, यानी कि अगर रिजल्ट आपका ज़बरदस्त रहेगा तो उसकी बुनियाद होगी आपका बिहेवियर, और इस बिहेवियर की बुनियाद है आपका स्टेट। कौन से स्टेट में है आप, पॉजिटिव स्टेट में है, नेगेटिव स्टेट में है, आप पावरफुल स्टेट में है या नॉन पावरफुल स्टेट में, किस स्टेट में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये आपका स्टेट। इसकी बुनियाद होगी आपका कंडीशन होना। ये मीनिंग मेकिंग प्रोसेस को कंडीशन कहते हैं कि अगर आपका फिल्ट्रेशन का निज़ाम स्ट्रांग नहीं है, आप अपने आप को कंडीशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। जी, और कोई सवाल? जी, स्टेट जो है ना, बेसिकली ये तीन चीजों का, जैसे हमने बताया, आपको याद होगा, फोकस है आपका, राइट, फोकस था, फिजियोलॉजी थी, आपके वर्ड्स थे, ये सब चीजें मिलकर के ये आपका स्टेट बन रहा था। कंडीशन ये है कि चूजिंग ऑफ 132 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, इस पूरे प्रोसेस, मीनिंग मेकिंग प्रोसेस के वजह से आप कंडीशन हो रहे हैं, और कंडीशन प्लस स्टेट मिलकर के आपका जो है बिहेवियर बन रहा है। ये और ये मिलकर के आपका बिहेवियर बन रहा है। लेकिन इसको बनने के लिए, इस स्टेट को, फिजियोलॉजी को बनने के लिए आपका ये अगर सही नहीं है, बिलीफ आपके सही नहीं है, वैल्यूज आपके सही नहीं है, मेमोरीज आपके सही नहीं है, लैंग्वेज पैटर्न आपके सही नहीं है, आप डिलीट, जनरलाइज और डिस्टॉर्ट सही नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका जो सवाल ये है कि एक जो ड्राइविंग क्वेश्चन होता है वो अगर आपका सही नहीं है, तो आपका स्टेट कितना भी अच्छा रहे, रिजल्ट आपको बिहेवियर सही नहीं मिलेगा। तो ये एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट। Result is dependent on behavior, behavior is dependent on state, state is dependent on conditioning of yourself. जी, ऑब्वियसली बहुत अच्छा सवाल है। वैसे आपको मुख्तलिफ इसमें पूरे डिफरेंट जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? जी, तो बेसिकली जो है ये तमाम चीज़ें मिल करके आपका स्टेट तो बन रहा है,
लेकिन हमारे पास एनएलपी पे मुख्तलिफ आपको टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे मैंने कहा एक कॉज एंड इफेक्ट है, कि कॉज एंड इफेक्ट में ये है कि अगर आप अपनी ओनरशिप ले ले प्रॉब्लम की, तो आपका डिलीट डिस्टॉर्ट करने का या आपका जो ड्राइविंग क्वेश्चंस को समझने का तरीका वो चेंज हो जाएगा। बचपन से आप एक पैटर्न को लेकर के आए हैं, वो पैटर्न एक लर्निंग प्रोसेस है जो कि नेगेटिव लर्निंग प्रोसेस आपका होता रहा है। उस नेगेटिव लर्निंग प्रोसेस को पॉजिटिव टूल्स के ज़रिए से, पॉजिटिव लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए से उस पैटर्न को किल करते हैं। और उसका तरीका ये है कि एक तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं एनएलपी के, जैसे मैंने कहा कि स्विच पैटर्न है, एक हैबिट्स आपकी बनी हुई है, कोई भी चीज़ नेल बैटिंग से लेकर के कोई भी आपकी हैबिट बनी हुई है, वो स्विच पैटर्न अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो पैटर्न आपका वो हैबिट चली जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर सिगरेट पीने की हैबिट बनी हुई है, या फिर ये कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस है, या नेगेटिव इमोशंस इस्तेमाल करते हैं, तो वो एनएलपी का वो टूल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी तरह बिलीफ्स है, बिलीफ्स जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे फिल्टर्स है। ये बिलीफ का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप समझ करके एम्पावरिंग बिलीफ को कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो अगर आप समझ जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 21 दिन के कोर्स में ये चीज़ें तफसील के साथ आपको बताई गई हैं। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको फर्स्ट डे क्या होगा, सेकेंड डे क्या होगा, थर्ड डे क्या होगा, वो तमाम चीज़ें तफसील के साथ बताई गई, विद एग्जाम्पल, विद टेक्निक को एक्सप्लेनेशन के साथ ये कंटिन्यू रहेगा। और इसके साथ साथ जब हम नेक्स्ट वीक आएंगे 4-5 दिन के को आपके कंप्लीट होने के बाद, छठे दिन जब हम आके बैठेंगे तो 5 दिन का आपको एक तो रिवाइज करना पड़ेगा उसकी कुछ चीज़ें, और उसमें जो सवालात आपके जहन में आ रहे हैं वो सवालात के आंसर दिए जाएंगे। फिर आपको 1-to-1 प्रैक्टिस करेंगे, ब्रेकआउट रूम में हम आपको डालेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट रूम का भी हमारे पास ऑप्शन है, तो आपको ब्रेकआउट रूम में डालेंगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स भी मिलेगा। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह कीजिएगा जी। अच्छी कार लेने के लिए मेहनत करना वो जेलस में नहीं आएगा। जेलस ये है कि आपकी ख्वाहिश ये है कि उस सामने वाले को अच्छी कार ना मिले। जेलस के 3 लेवल हैं। एक तो ये है कि मुझे अच्छी कार मिले, उसको अच्छी कार ना मिले, या फिर ये है कि मुझे नहीं मिली तो नहीं मिली लेकिन उसको तो नहीं मिलना है। या एक ये लेवल है कि आप उसमें मुझे उससे अच्छी मिलना है। ये सब जेलस के एस्पेक्ट है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरी अच्छी कार होना है विदाउट मतलब डिफेमिंग, डिग्रेड करने के किसी को, आप अपनी अच्छी कार के बारे में सोच रहे हैं, तो इट्स नॉट जेलस। जेलस वहाँ पर आता है कि आपको मिले ना मिले दूसरे को ना नहीं मिलना चाहिए, या मेरे को जो मिली है उससे अच्छी सामने वाले को नहीं मिलनी चाहिए, या फिर ये कि उसको ऐसी कैसी मिल सकती है जबकि मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास तमाम चीज़ें हैं। तो ये है जेलस बेस्ट। तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। कल सेम टाइम हम लोग यहाँ पर जमा होंगे इंशाल्लाह। एक हो सकता है 45 मिनट्स का रहे या 1 आवर का रहे मैक्सिमम, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी आप इनवाइट कर सकते हैं कल के सेशन के लिए। जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे पास इंशाल्लाह, ठीक है। कल आपको हम और एक लिंक देंगे जूम का, वो आपको लोगों को, फ्रेंड्स को बुलाइए, आप खुद भी शरीक हों। कल भी इंशाल्लाह 1 घंटे का सेशन रहेगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।